Hello students, welcome to online platform of MGCI Fight 2.0 Perfect Scorer for Biology। बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडेलियन हिस्ट्री, मेंडल्स लॉज, एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल थ्योरी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस एंड द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के क्वेश्चंस हम पीवाईक्यू सेक्शन में लेंगे। आगे बढ़े तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज म्यूटेशन? सब कुछ सही तरीके से चले स्मूथली ऐसा हो नहीं सकता, कुछ चेंजेस होते हैं और ऐसे चेंज अगर जेनेटिक मेकअप में हो जाए तो इट विल लीड टू चेंज इन योर फिनोटाइप। तो आपके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में चेंज क्यों लाता है ये? बिकॉज अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप देखें तो फिनोटाइप किसका रिजल्ट है? इज द रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट। इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है इस पे भी निर्भर करता है एक ऑर्गेनिज्म के फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस। यहां पर फिनोटाइप को बदलने वाला है क्या? हम बात कर रहे हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन इज सडन चेंज, सबसे पहली चीज सडन चेंज है। इसे ह्यूगो डी व्रीज साल्टेशन भी बोलते हैं। दिस इज रैंडम, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में म्यूटेशन होगा। क्या म्यूटेशन जीनोटाइप में चेंज है? बिल्कुल सडन चेंज है। इसमें जेनेटिक कंपोजिशन, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट। अब अगर जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट में चेंज हुआ तो ये इनहेरिट होगा, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड इन जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो ऐसा चेंज जो इनहेरिट हो और सडन चेंज है, क्या ये चेंज म्यूटेशन एक ऐसा चेंज है जो जीनोटाइप में हो रहा है? अब जीनोटाइप में हो रहा है दैट मीन्स डीएनए अल्टर किया आपने, डीएनए अल्टरेशन हुआ और उसी के कारण से फिनोटिपिक एक्सप्रेशन भी डिफर करता है। अब बच्चों म्यूटेशन की अगर हमने बात करी तो क्या म्यूटेशन ऐसा हो सकता है कि फिनोटाइप में कोई परिवर्तन ना हो? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम म्यूटेशन के टाइप्स देखें, म्यूटेशन के प्रकार, एक होता है सेम सेंस, एक होता है मिस सेंस और एक होता है नॉनसेंस। ये कैसे नाम है? सेम सेंस, मिस सेंस एंड नॉनसेंस। हमने सेंस एंटीसेंस पढ़ा है डीएनए के रिस्पेक्ट में। हमने पढ़ा है कि दो स्ट्रैंड्स में से एक सेंस होता है और एक एंटीसेंस होता है। ठीक है, इतना आप सब जानते हैं। हाँ, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम इसे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर सेम सेंस म्यूटेशन क्या है? अगर ऐसा चेंज हो जिसमें जो फिनोटाइप दिख रहा है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा म्यूटेशन जिसमें नो चेंज इन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं है तो म्यूटेशन हुआ पर वैसा ही प्रोटीन बन रहा है जैसा पहले बनता था, तो नो चेंज। तो दिस इज सेम सेंस। मिस सेंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लें तो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में अगर हम देखें तो एक
पॉइंट पे ऐसा कुछ चेंज हुआ, डिटेल में हम देखेंगे सिकल सेल, एक ऐसा पॉइंट म्यूटेशन हुआ जिसके कारण से जो हीमोग्लोबिन की चेन है वो क्या हो गई, हीमोग्लोबिन चेन बिकम डिफेक्टिव, बनी तो पूरी पर कैसी हो गई, डिफेक्टिव हो गई। और इसके कारण से हमने इसे बोल दिया मिस सेंस, मतलब जो बनना था प्रोटीन वो नहीं बना, मिस सेंस। नॉन सेंस, अरे कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना मतलब यहां पर आ गए स्टॉप कोडॉन्स, तो अगर स्टॉप कोडॉन आ गए तो नो प्रोडक्ट या नो प्रोटीन फॉर्म, कोई प्रोटीन नहीं बना, कोई प्रोटीन नहीं बनेगा तो एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो 3 प्रकार के म्यूटेशन, सेम सेंस, मिस सेंस एंड नॉन सेंस, पर ये एनसीईआरटी नहीं देती। एनसीईआरटी देती है आपको ऑन द बेसिस ऑफ बेस पेयर, बेस पेयर के आधार पे कितने प्रकार की म्यूटेशन है। एक है पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट। ये बेटा म्यूटेशन हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी देखते हैं। पॉइंट म्यूटेशन मीन्स सिंगल बेस पेयर में चेंज होना, फ्रेम शिफ्ट मीन्स एक पूरी रीडिंग फ्रेम ही बदल जाए। सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल अगर हम पॉइंट म्यूटेशन का देखें, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। अब ये म्यूटेशंस होती किससे है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इन म्यूटेशंस के, तो याद रखना म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या है बेटा, एजेंट्स, जैसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना वैसे ये म्यूटाजेंस, एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन। म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स। अब ये एजेंट्स क्या हो सकते हैं, these agents can be either chemical mutagens, either physical radiations, या फिर कोई बायोलॉजिकल एजेंट्स। अब केमिकल म्यूटेजेंस में कुछ ऐसी केमिकल्स हैं, जैसे हम बात करें मस्टर्ड गैस, न्यूक्लियर रेडिएशंस से निकलने वाले केमिकल्स, हम बात करें टोबैको में मिलने वाला बेंजपायरीन एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो जेनेटिक मटेरियल को चेंज करना या अल्टर करने की एबिलिटी रखते हैं। फिजिकल रेडिएशंस 2 प्रकार की होती है, एक होगा आयोनाइजिंग जो आयंस में चेंज कर दे, और एक होता है नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग की बात करें अगर हम, तो आयोनाइजिंग में कुछ ऐसी रेडिएशंस जो आयंस में स्प्लिट करती है, दैट इज एक्स रेज, गामा रेज। नॉन आयोनाइजिंग की बात करें तो यूवी रेज। बट ये सारी कैंसर कॉजिंग या फिर हम बोल सकते हैं म्यूटेशन कराने वाली रेडिएशन, इसीलिए आपने सुना होगा अक्सर एक्सरेज से ज्यादा एक्सपोजर नहीं कराना चाहिए। तो एक्सरेज, यूवी रेज, यूवी रेज कॉमनली आपने सुना स्किन कैंसर कराती है, एंड गामा रेज के बारे में एक पॉजिटिव चीज है, इट इज यूज्ड टू इंड्यूस म्यूटेशन इन प्लांट्स। अगर हम चाहते हैं म्यूटेशन को डेलिब्रेटली प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करना तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गामा रेज का। बायोलॉजिकल्स में आते हैं कुछ ऑन्कोवायरसेस, ऑन्कोवायरस जो क्या कराते हैं, कैंसर।
सेल्स को नियोप्लास्टिक कन्वर्जन्स, नियोप्लास्टिक मीन्स कैंसरस बना देते हैं। अब यहाँ पर ऑन्कोवायरसेस जो कैंसर कॉजिंग है, इनके लिए एनसीईआरटी एक शब्द यूज करती है कि कैंसर में होता क्या है। क्रोमोसोमल एबेरेशंस, एबेरेशंस मीन्स एबनॉर्मलिटी, या तो क्रोमोसोम्स का नंबर बिगड़ जाएगा, या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, या क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन लोकेटेड है वो डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ऑन द बेसिस ऑफ एबेरेशन। तो कैंसर में बहुत कॉमन देखा गया है क्रोमोसोमल एबेरेशन। ठीक है, नाउ एक बात और आप समझ लें कि अगर हम बात करते हैं म्यूटेजेंस की, तो म्यूटेजेंस में या फिर म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स में यहाँ पर अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन हमने देख लिया, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। नाउ ये म्यूटेशंस को एनसीईआरटी कैसे डिस्क्राइब करती है? मोर और लेस हमने जो बात करी है यही बोली है एनसीईआरटी ने, बट एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत जरूरी है। तो देख ले हम, देखें, mutation is a phenomena which result in alteration of DNA sequence और उसके कारण से consequently result in the change in genotype and phenotype of organism. In addition to recombination, mutation is phenomena that leads to variation. देखो मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल दो ऐसे प्रोसेसेस बता दीजिए, तो पहला प्रोसेस आप बताएंगे रिकॉम्बिनेशन। हम हमारे पेरेंट्स की एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपीज नहीं है, रिकॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स म्यूटेशन के अलावा, म्यूटेशन तो अल्टीमेट कॉज है वेरिएशन का, बट इसके साथ साथ एक और कॉज है जो वेरिएशन लाता है, नॉर्मली लाता है, एंड दैट इज रिकॉम्बिनेशन। तो दिस इज अबाउट वेरिएशन। As you will learn in chapter 5, one DNA helix runs continuously, ये हम बात करेंगे मोलिकुलर जेनेटिक्स। तो मोलिकुलर जेनेटिक्स में हम बात करेंगे डीएनए हेलिक्स की, फ्रॉम वन एंड टू अदर इन अ हाईली सुपर कॉइल्ड मैनर। और इसीलिए जब आपका डीएनए कुछ ऐसा सुपर कॉइलिंग बना देगा, अब इसी के ऊपर लोकेटेड है जीन्स, तो अगर किसी पार्ट का डिलीशन हो जाए तो उसका जीन भी लॉस्ट हो जाएगा। कोई पार्ट अगर नया ऐड हो जाए, इंसर्शन हो जाए, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉपी हो जाएगा या डबल हो जाएगा। तो नाउ देयरफॉर लॉस, डिलीशन और गेन, इंसर्शन और डुप्लीकेशन of a segment of DNA result in alteration in chromosomes. Since genes are known to located on chromosomes, अगर आपने क्रोमोसोम में कोई चेंज करा तो ऑब्वियस सी बात है कि जीन्स में चेंज होगा ही होगा। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स एबेरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसरस सेल्स। कैंसरस सेल्स में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन। In addition to above, mutation also rise due to change in single base pair. देखो अभी हमने बात करी थी म्यूटेशन के प्रकार, तो अगर सिंगल बेस पेयर में चेंज है दैट इज पॉइंट म्यूटेशन, और अगर पूरी रीडिंग फ्रेम में चेंज है, बदलाव है, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सिंगल म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। बट अगर डिलीशन और इंसर्शन हो जाए, देखो सब्सटीट्यूशन अगर हुआ तो एक बेस पेयर में सब्सटीट्यूशन हुआ तो पॉइंट म्यूटेशन, बट अगर कोई नया बेस ऐड हो गया या एग्जिस्टिंग बेस डिलीट हो गया तो पूरी रीडिंग फ्रेम बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? होल्ड ऑन, ये हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशन जब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बात करें, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी ने वो राम हैज रेड कैप एग्जाम्पल दिया है इन मॉलिक्यूलर। तो नाउ बस अभी इतना ही समझ ले कि म्यूटेशन कराने वाले एजेंट्स म्यूटेजेंस, म्यूटेशन एक वेरिएशन का सोर्स है। म्यूटेशन क्या हमेशा हार्मफुल है? म्यूटेशन हार्मफुल, बेनिफिशियल दोनों हो सकता है।
द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन, इसलिए हमने बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ी हैं. हाउएवर देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसे म्यूटेजेंस बोलते हैं. यूवी रेडिएशंस कैन कॉज म्यूटेशंस इन द ऑर्गेनिज्म, और इसीलिए हमने इन्हें बोला म्यूटेजेंस. अब बच्चों, म्यूटेशंस के कारण से क्या हो सकता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब जीन्स में कोई चेंज आया जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुआ. नाउ, इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए एनालिसिस लगता है, एंड दैट इज पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस पढ़ने से पहले आपको सिंबल्स पता होना चाहिए, और ये सिंबल बेस्ड क्वेश्चन नीट में आते हैं. डायरेक्टली आपको सिंबल्स दे देंगे और आपको बताना है दैट दिस सिंबल सिग्निफाइज और रिप्रेजेंट व्हाट. तो आगे बढ़े बेटा. पेडिग्री ऐसा टॉपिक है जो बहुत बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है. तो हम पेडिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, जहां तो हम अभी कंटेंट थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, बट जब हम पेडिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पीवाईक्यू में मैं आपको अलग से पेडिग्री के क्वेश्चन बताऊं. ठीक है, तो ना ये आप देख सकते हो, दिस बॉक्स जिसपे शेड नहीं होगा, एम्प्टी वेकेंट बॉक्स होगा. तो ये बॉक्स आपको क्या बताएगा? नॉर्मल और अनअफेक्टेड मेल. सर्कल विल एक्सप्लेन यू, सिग्निफाई यू अबाउट दी नॉर्मल फीमेल. सेक्स अनस्पेसिफाइड. देखो यहाँ पर ये ऐसा रोम्बस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड. अगर हम इन्हें पूरा शेड कर दें, जैसे इसे हम पूरा शेड कर दें, आपको एग्जाम में पूरा शेडेड आएगा. तो अगर ये ऐसा शेडेड आए तो दिस इज डिसीज्ड और अफेक्टेड फीमेल. ऐसी हो गई है डिसीज्ड और अफेक्टेड फीमेल. वैसे मेल के लिए भी होगा. नाउ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट मेटिंग, मैरिज, ब्रीडिंग. टू लाइन्स रिप्रेजेंट, ये आ चुका है क्वेश्चन, मैरिज बिटवीन कंसैंग्विनस. मेटिंग है मतलब क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल्स, रिलेटिव्स के बीच में मैरिजेस. दिस इज कंसैंग्विनस मैरिजेस. अब यहां पर आपको दिख रहा है एक वर्टिकल लाइन, पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो. ये जो बता रहा है दिस इज व्हाट जनरेशन. अब अगर पूछा जाए इसमें से एल्डर कौन है, पहले ये आई, दीदी पहले आई, फिर आए भाई, तो दिस इज यंगर. लेफ्ट टू राइट चलते हैं. ठीक है, नाउ दिस प्रोजेनी, अगर हम देखें तो प्रोजेनी अफेक्टेड है, बट जो पेरेंट्स है वो अनअफेक्टेड. तो ऐसा हो सकता है क्या कि पेरेंट्स बीमारी नहीं दिखा रहे, बट द प्रोजेनी शोज द डिसऑर्डर? बिल्कुल हो, डिस्कस करेंगे हम ऐसी केस. नाउ दिस रिप्रेजेंट 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स. ये ऐसा बता दिया. तो ऑफस्प्रिंग्स कितने हैं? 5. देखो मेल है फीमेल है ये कोई स्पेसिफाई नहीं किया, बट 5 अनअफेक्टेड, क्योंकि शेडेड नहीं है, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग. नाउ लेट्स रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी. पेडिग्री के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है? The idea that disorders are inherited has been prevailing in the human society since long. This was based on the heritability of the certain characters features in the family. After the rediscovery of Mendelian work, practice of analyzing inheritance pattern of traits in humans began. Mendelian वर्क की रीडिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने ये फोकस करने लगे कि डिसऑर्डर्स फैमिली में कैसे पास ऑन हो रहे हैं, ऐसा क्या है जो कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं. तो नाउ इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट. पेडिग्री की देखो स्पेलिंग. Such analysis in several generations of the family is called pedigree analysis. In pedigree, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree. Human genetics में pedigree provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of specific.
abnormality और disease, some important standard symbols हम already discuss कर चुके हैं. As you have studied in this chapter, each and every feature in an organism is controlled by one or other gene located on the DNA. हर कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है. प्रोटीन बनाने के लिए आपको चाहिए डीएनए. डीएनए दैट मीन्स जीन. नाउ as you have studied in this chapter, each and every feature in an organism is controlled by one or more gene located on the DNA present in the chromosome. डीएनए के बारे में हम ये बोल सकते हैं, इट इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. It is hence transmitted from one generation to another without any change or alteration. However, changes or alteration do take place occasionally. हो सकते हैं ना, अलग अलग reasons हो सकते हैं changes के. Such an alteration or change in the genetic material is known as mutation. Number of disorders in humans have been found to be associated with the inheritance of change or altered genes or chromosomes. तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि नॉर्मली जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है, अगर उसमें कोई भी बदलाव आता है तो इट मे रिजल्ट टू जेनेटिक. यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करी है, यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करी है. स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है. बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स के दो डिफरेंट टाइप्स है आपकी बुक के हिसाब से हम देखें, अदरवाइज इसका क्लासिफिकेशन बहुत वास्ट है. तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात करते हैं वो एक्चुअल में क्या है. तो जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है. जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में देखें तो जेनेटिक डिसऑर्डर में सबसे पहले हम देखते हैं जीन रिलेटेड डिसऑर्डर. इस जीन रिलेटेड डिसऑर्डर को ही बोला गया है मेंडेलियन डिसऑर्डर. क्यों? बिकॉज मेंडेलियन डिसऑर्डर में ही हमने बात करी है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स के तरह, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के तरह इनहेरिटेंस शो करने वाले डिसऑर्डर. यहां पर हम देख सकते हैं क्योंकि ये जीन्स दो प्रकार से लोकेटेड हो सकते हैं. या तो ये ऑटोजोम्स पे होंगे तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, या फिर ये सेक्स लिंक्ड होंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स पे होंगे. अब ऑटोजोम में अगर है तो हो सकता है कि ये हमेशा दिखे, दैट इज ये डोमिनेंट है. ये भी हो सकता है कि ये कुछ कंडीशन में सप्रेस हो जाए. तो autosomal disorders can be dominant, can be recessive. Similarly, sex linked की अगर हम बात करें तो sex linked भी डोमिनेंट हो सकता है. डोमिनेंट के पहले भी एक क्लासिफिकेशन इसको हम कर सकते हैं, ये एक्स लिंक्ड हो सकता है और वाई लिंक्ड हो सकता है. अब बच्चों एक्स लिंक्ड में क्योंकि एक्स क्रोमोसोम दो होते हैं तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है या फिर रेसेसिव भी हो सकता है. हमारे सिलेबस में रेसेसिव एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स है. अगर वाई की बात करें तो ये हमेशा ही शो होगा. कैसा होगा? ये डोमिनेंट. नाउ इन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो आपकी एनसीईआरटी जो देती है ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में, ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक नाम दिया है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. क्या नाम दिया है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. रेसेसिव में अगर हम बात करें तो आपकी एनसीईआरटी देती है सिस्टिक फाइब्रोसिस.
ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात हो रही है। फिर एनसीईआरटी बताती है सिकल सेल एनीमिया, फिर बताती है पीकू फिनाइल कीटोन्यूरिया, बताती है थैलेसीमिया। ये है आपके ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब सेक्स लिंक्ड की बात करें तो जैसा मैंने आपको बोला कि सेक्स लिंक्ड रेसेसिव आपके सिलेबस में है, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। वाई लिंक्ड में आपके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं दिखाया है, बट आपको पता होना चाहिए वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं होलैंड्रिक। क्या बोलते हैं? होलैंड्रिक। और इसका एक एग्जाम्पल है हाइपरट्राइकोसिस, हेयर्स ऑन पिन्ना, ईयर पिन्ना पे। ठीक है, तो ये बेसिकली मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में है, हमें इन सब डिसीजेस को डिटेल में पढ़ना। ठीक, नेक्स्ट आता है सेकेंड वन इज क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन अभी डेफिनेशन देखी ना हमने कि क्रोमोसोम का या तो स्ट्रक्चर चेंज हो या क्रोमोसोम का नंबर बदल, तो यहाँ पर हो सकता है चेंज इन स्ट्रक्चर और चेंज इन नंबर। अब बेटा ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें या नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्रोमोसोमल एबरेशंस के दो टाइप्स है, एन्यूप्लॉइडी और एक होता है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी को ही बोला जाता है पॉलीप्लॉइडी। अब यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी क्या है, यूप्लॉइडी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे देख लें, फिर इंडिविजुअल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। एन्यूप्लॉइडी, देखो क्या कारण हो सकता है एन्यूप्लॉइडी का, तो एन्यूप्लॉइडी का रीजन डिफेक्ट किस दौरान सेल डिवीजन, तो यहां पर इट मे बी ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम्स में नॉन डिसजंक्शन हुआ मतलब सेल डिवीजन के दौरान सेपरेट ही नहीं हुए, तो किसी सेल में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा, किसी सेल में कम हो जाएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये कितने प्रकार की होती है, एन्यूप्लॉइडी की अगर हम बात करें तो एन्यूप्लॉइडी के टाइप्स क्या है, एक होता है हाइपोप्लॉइडी। हाइपो मतलब समझ में आ रहा है डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर में परिवर्तन, चेंज होना। अब ये डिक्रीज कैसा हो सकता है, हो सकता है या तो क्रोमोसोम का नंबर, हाइपो है ना, तो हाइपो मतलब कम हो रहा है, तो कम होने में एक आता है, एक कम हुआ, मोनोजोमी, इसका कैरियोटाइप लिखते हैं 2n-1। एक हुआ मोनोसोमी दैट इज 2n-1, एक होगा डबल मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी मतलब 2n-1-1। अरे मैम तो इसको ऐसे क्यों लिख रहे हो, आप इसको ऐसा कर दो ना 2n-2, बात तो एक ही है, नहीं बात
एक नहीं है। 2n-1 का मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम्स के पेयर में से एक क्रोमोसोम गायब हो गया, और यहाँ 2n-2 मतलब होता है नलीसोमी। दैट मीन्स एक पूरा पेयर गायब हो। आपकी बुक जो एग्जाम्पल देती है मोनोसोमी में टर्नर्स सिंड्रोम, मोनोसोमी का एग्जाम्पल दिया है टर्नर्स। आगे ये तो क्रोमोसोम को कम कर दिया था आपने, अब अगर क्रोमोसोम बढ़ा दोगे दैट इज हाइपरप्लॉइडी। अगर क्रोमोसोम्स आपने बढ़ा दिए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसका भी रीजन यही हो सकता है नॉन डिसजंक्शन। तो जहां से क्रोमोसोम्स निकल गए किसी और जगह एक्स्ट्रा आ गए तो वहां हाइपर हो जाएगी, और जहां से निकल के आ गए वो हाइपोप्लॉइडी हो जाएगी। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज, बदलाव। ठीक है। नाउ अब क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हुआ या क्रोमोसोम का नंबर बदल गया, इसका रीजन भी नॉन डिसजंक्शन हो सकता है। पर ये बदलाव कैसा होगा, यहाँ पर देखो, हाइपरप्लॉइडी में एक हो सकता है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का कैरियोटाइप लिखते हैं 2n+1। एक हो सकता है टेट्रासोमी, इसका कैरियोटाइप लिखते हैं 2n+2। आपके सिलेबस में दिया है ट्राइसोमी का एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, और एक एग्जाम्पल क्लाइनफेल्टर। एक ऑटोसोम की ट्राइसोमी है एंड द अनदर इज ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ये इतना हम एन्यूप्लॉइडी में डिटेल में देखेंगे बच्चों। इसके अलावा सेकेंड हम देख ले पॉलीप्लॉइडी के बारे में। पॉलीप्लॉइडी कब होगी, पॉलीप्लॉइडी कब होगी, क्या नॉन डिसजंक्शन से होगी? नहीं, इसमें पूरा सेट मल्टीप्लाई होता है, क्रोमोसोम का सेट मल्टीप्लाई होगा। सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाई। अब ये किस कारण से हो सकता है? हो सकता है कि डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में कोऑर्डिनेशन ना हो, फेलियर इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन में कोई भी किसी भी प्रकार से कोऑर्डिनेशन ना होना। तो ये पॉलीप्लॉइडी क्या आप आर्टिफिशियली करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। अगर हम बात करें पॉलीप्लॉइडी की, तो पॉलीप्लॉइडी हम इंड्यूस कर सकते, इंड्यूस इन प्लांट्स, किसकी मदद से? कॉलचिसीन। कॉलचिसीन, कॉलचिसीन एक ऐसा केमिकल है जो स्पिंडल नहीं बनने देता, अरेस्ट स्पिंडल फाइबर्स, अरेस्ट स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर्स को अगर अरेस्ट करेगा, क्रोमोसोम किस पे जाएंगे? क्या क्रोमोसोम सेपरेट होंगे? नहीं, एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे, तो इट विल लीड टू पॉलीप्लॉइडी। दिस इज नोन एज माइटोटिक पॉइजन, कॉलचिसीन। अब देख ले आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है डिसऑर्डर्स के बारे में। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में broadly genetic disorders may be grouped into two categories, Mendelian disorders and the chromosomal disorders। हमने बात कर ली है।
Mendelian disorders mainly determined by alteration or mutation in single gene. These disorders are transmitted to the offsprings on the same lines जैसे मेंडल के principles of inheritance. तभी तो हमने इन्हें बोला Mendelian disorders. Next, pattern of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in the family by the pedigree analysis. Most common and prevalent Mendelian disorders देखो, हीमोफीलिया हमने बात करी है, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखो जरा यहाँ पर जो हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करी थी, इन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हमने ऑटोसोमल और सेक्स लिंक, यहाँ पर ऑटोसोमल में हमने देख लिए थे, डोमिनेंट में मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, रेसेसिव में ये सारे एग्जांपल्स देखिए, डोमिनेंट में आपके सिलेबस में नहीं है, रेसेसिव में कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया हमने देखा। So now it is important to mention here that such Mendelian disorders may be dominant or recessive. Dominant हो सकते हैं, recessive हो सकते हैं. By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait is dominant or recessive. Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome. Sex chromosome से linked हो सकता है. In case of hemophilia, it is evident that X-linked recessive trait shows transmission from carrier female to the male progeny. फीमेल कैरियर है, बट मेल कैरियर हो सकता है क्या? अरे मेल के पास एक ही कॉपी है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उसकी कॉपी नहीं है, तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे भी बीमारी आ जाए तो वो दिखेगी। रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री शोन हियर, डिस्कस विद योर टीचर। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो नाउ ये पेडिग्री की बात हुई, जहां पर ये डिसीज्ड है, ये नॉर्मल है। देखो पहला दिया है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का एग्जाम्पल। डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि जनरली ये हर जनरेशन में दिख ही रहा है, स्किप नहीं होता। पेडिग्री की हम बात करेंगे रूल्स की। यहाँ पर देखो ये नॉर्मल है और ये डिसीज्ड है, पर आपने बोला है कि ऑटोसोमल है, तो हो सकता है ये ऐसा हो सकता है ये ऐसा का जीनोटाइप। नॉर्मल में तो हमेशा यही होगा बिकॉज डोमिनेंट डिसऑर्डर। अब अगर ये डोमिनेंट ट्रेट है तो ये बच्चे का कॉम्बिनेशन ऐसा आ सकता है। हाँ, इससे हमें ये चीज तो क्लियर हुई कि ये कब आएगा, जब ये हेट्रोजाइगस मदर है, हेट्रोजाइगस है तभी ये आ सकता है। तो हेट्रोजाइगस, और यहाँ पर आपने लिख लिया ये कैसा बना होगा इस कंडीशन में, ये कैसा है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो सारे बच्चे नॉर्मल, देखो कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब यहाँ पर हेट्रोजाइगस ही लेना है आपको। देखो ना, हेट्रोजाइगस ही पॉसिबल है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, का ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये बन गए सारे जीनों। सिमिलरली हम देख ले ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पर इनमें बीमारी नहीं है, पर नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी है। तो रेसेसिव जिसमें बीमारी नहीं है, अब ये बीमार कब हो सकता है, जब ऐसा हो, है ना। अब ऐसा लाने के लिए आपके पास ये जीनोटाइप होना चाहिए पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स अगर अनअफेक्टेड है तो भी डिसीज्ड चाइल्ड हो सकता है। ये कैरियर है, कैरियर है, बीमार नहीं है क्योंकि हेट्रोजाइगस है। और रेसेसिव बीमारियां कब दिखेंगी, सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में। तो इसमें तो बीमारी दिखेगी नहीं ना, ये डिसीज्ड जीन है। अब इसका कॉम्बिनेशन इधर क्या आ सकता है, ये या तो कैपिटल ए, देखो कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, या फिर ये कैपिटल ए हो सकता है। हमें बस ये देखना है कि वो नॉर्मल है। इस कंडीशन में ये कैपिटल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये दोनों ने शादी की तो ये बीमार, इसका मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट तो नहीं, ये ऐसी ही
होमोजाइगस रिसेसिव क्यों नहीं लिखा मैम आपने, स्मॉल ए, अरे भाई स्मॉल ए लिख देते तो क्योंकि ये रेसेसिव डिसऑर्डर है तो उसे भी बीमार होना पड़ता। इस कंडीशन से यहाँ पर ये बच्चा कैसा होगा, स्मॉल ए, ये या तो ऐसा या फिर ऐसा, ये ऐसा। हाँ, इसके बारे में हमें कंफर्म नहीं है ना कि होमो है कि हेट्रो है। हाँ, इधर कैसा बन सकता है, ये है स्मॉल ए, ये फिर से या तो ऐसा या ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जीनोटाइप पेडिग्री में लिखते आना चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम पॉलीप्लॉइडी देख चुके हैं, क्रोमोसोमल एबरेशंस का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम देख लेते हैं। द क्रोमोसोमल disorders on the other hand are caused due to absence or excess of, या तो एब्सेंस हो जाएगा या फिर एक्सेस हो जाएगा क्रोमोसोम्स का। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स हमने बात करी थी, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, इसे हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, जंक्शन अलग नहीं हुए, दिस इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम में भी यही हुआ है, ट्राइसोमी एक्स्ट्रा कॉपी है 21 क्रोमोसोम की, डिटेल में हम बात करेंगे। नाउ फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, बट अगर सेल डिवीजन नहीं हो, कैरियोकाइनेसिस होता जाए, तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी, और ये जनरली किसमें देखी जाती है, प्लांट्स। तो बच्चों दिस इज द बेसिक लाइन फ्रेम ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स कि कितने प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, पेडिग्री के सिंबल्स हमने देख लिए। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द डिसऑर्डर्स, क्या फीचर्स हैं इन डिसऑर्डर्स के और कैसे इन डिसऑर्डर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमें सॉल्व। थैंक यू सो